हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैड वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर स्वस्थ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हर बार की तरह हम अपनी आज की वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये सिद्धांत क्या है, इसके अंतर्गत ब्रूनर ने कौन सी अवस्थाएं बताई और साथ ही एक अध्यापक के लिए वो कौन सी ज़रूरी बातें बताई जो उसे अपनी कक्षा के दौरान याद रखनी चाहिए और विद्यार्थियों के सामने प्रयोग करनी चाहिए, वो सभी बातें हम अपना आज की वीडियो के द्वारा आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही फ्रेंड्स, हमने डेली करंट अफेयर्स की शॉर्ट्स बनाना भी शुरू किया है, आप उन्हें देखें और अगर आपको वो पसंद आए तो आप उन्हें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके फ्रेंड्स हमें बताएं हम खुद को कैसे इंप्रूव करें और आपके लिए क्या बेहतर कंटेंट लाएं जो आप सभी के लिए उपयोगी हो। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत समझने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निशन डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक से तात्पर्य है कि वो समझ जो एक बालक जन्म से लेकर अपने आने वाली जीवन की सारी अवस्थाओं में सीखता है, अपनी आयु के अनुसार एक समझ स्वयं में विकसित करता है, वो समझ ही संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहलाता है। यानी फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, प्याजे ने बालक के विकास को, संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया जो बहुत फेमस हुआ, बहुत सराहा गया। उसी प्रकार ब्रूनर ने भी अपने नज़रिए से, अपने रिसर्च के आधार पर जो सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत हम अपनी आज की वीडियो के द्वारा आपको बताने वाले हैं, जो कुछ इस प्रकार है। बालक के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। इसी प्रकार ब्रूनर ने अपना सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार उन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए 3 अवस्थाएं बताई हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रत्येक विद्वान अलग अलग तरह से सोचता है, अलग अलग रिसर्च करता है, तो सभी विद्वानों ने अलग अलग रिसर्च के आधार पर अपना सिद्धांत दिया। तो ब्रूनर ने जो अपना सिद्धांत दिया, उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, जो 3 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली, सक्रिय प्रतिनिधित्व की अवस्था, जिसे इंग्लिश में इनएक्टिव फेज कहते हैं। अगली, स्थूल प्रतिनिधित्व की अवस्था, जिसे आइकॉनिक फेज कहते हैं। अगली, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की अवस्था, जिसे सिंबॉलिक फेज कहते हैं। फ्रेंड्स, अब ये तीनों अवस्थाएं ब्रूनर ने जो दी, इनके आधार पर इनके अंतर्गत क्या बताया गया वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली, सक्रिय प्रतिनिधित्व की अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बालक अपनी बातों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे भूख की अनुभूति को रोकर अभिव्यक्त करना। फ्रेंड्स, यह अवस्था यानी इनएक्टिव फेज जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। फ्रेंड्स, ब्रूनर ने बताया कि इस अवस्था में बालक, और फ्रेंड्स हमने खुद भी देखा है, हम सब जानते हैं कि इस अवस्था में बालक बोल नहीं पाता। वो ज़्यादातर अपनी बातों को रोकर, हाथ पर पीट कर या कुछ भी नाराज होकर फ्रेंड्स अपनी बातों को सामने वाले के समक्ष रखता है। इस अवस्था में अधिकतर बालक बोल नहीं पाते और अपनी क्रियाओं द्वारा ही वो सामने वाले के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अवस्था को ही सक्रिय प्रतिनिधित्व की अवस्था कहा गया, यानी सक्रिय से तात्पर्य जिसमें वो क्रिया के साथ अपनी सारी बातों को कहने लगा। इसके बाद अगला जो चरण है वो इस प्रकार है, स्थूल प्रतिनिधित्व की अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बालक का संज्ञानात्मक विकास प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से होता है। बालक अपने मस्तिष्क में वस्तुओं की प्रतिमाएं बना लेता है। फ्रेंड्स, ब्रूनर ने बताया कि यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की आयु ऐसी होती है जिसमें बालक आसपास की चीज़ों द्वारा अपनी समझ विकसित करनी शुरू कर देता है। यानी वो चीज़ों को देखता है, उनके बारे में जानने का प्रयत्न करना शुरू कर देता है। वो अपने बड़ों से पूछता है कि ये क्या है, इससे क्या होगा, तरह तरह के सवाल पूछकर वो उनके बारे में जानता है। समझ कहीं ना कहीं उनकी एक इमेज बना लेता है अपने माइंड में, और उसी इमेज के आधार पर
अपनी जो कॉग्निशन विकास है, जो संज्ञानात्मक क्षमता है, उसको वो बढ़ाता है, उसमें अपनी नई नई बातें डालता रहता है, जिससे फ्रेंड्स उसकी जो समझ है वो बढ़ती जाती है। फ्रेंड्स, यही अवस्था पियाजे द्वारा भी अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताई गई, जिसमें वो बच्चा, कोई भी बच्चा मतलब, वो अपनी आसपास की चीज़ों द्वारा ही सारी बातों को समझता है, जानता है। इसके बाद जो अगली अवस्था आती है फ्रेंड्स, वो इस प्रकार है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की अवस्था। यह अवस्था 7 वर्ष के बाद से शुरू होती है। इस अवस्था में बालक भाषा के माध्यम से सीखता है, वह अपने विचारों को भाषा द्वारा व्यक्त करने लगता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि यह अवस्था 7 वर्ष के बाद शुरू हुई, और इस अवस्था में बालक में इतनी समझ आ जाती है, वह बोलना शुरू कर देता है, और वह अपनी हर बात को विचारों के द्वारा यानी या उन्हें दर्शाकर पूरी तरह से सामने वाले के समक्ष रख देता है, बोलकर, गाकर या अन्य किसी भी माध्यम से वो किसी भी तरह से सामने वाले को बता सकता है। तो फ्रेंड्स, इस अवस्था में हम ये भी कह सकते हैं कि बालक में भाषा की समझ विकसित हो गई है, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है। वो इतना सक्षम हो जाता है कि अपनी बातों को सामने वाले के समक्ष रखने के साथ साथ उनकी बातों को समझने लगता है, और भाषा के द्वारा ही अपने संज्ञानात्मक विकास को करने लगता है। इसके बाद आगे जो बातें ब्रूनर ने बताई वो कुछ इस प्रकार है। ब्रूनर ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 बातों को शामिल करने पर बल दिया। सबसे पहले यह ज्ञात किया जाए कि बालक क्या ग्रहण करना चाहता है और क्या ग्रहण कर सकता है। साथ ही बालक को कोई ज्ञान किस प्रकार दिया जाए और उसी के अनुरूप कक्षा के वातावरण का निर्माण किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। कल को आप अध्यापक बनेंगे तो आप भी जब अपने इस कक्षा में छोटे छोटे बालकों को पढ़ाएंगे तो ये बात आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि कक्षा में जो बालक बैठा है वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या जानना चाहता है, क्या वो ऐसी बातें हैं जिनको वो अपने अंदर ग्रहण करना चाहता है। और फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखें कि हर बच्चा अलग होता है, सभी की ब्रेन कैपेसिटी अलग होती है। कुछ खेलने में अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो कुछ नाटक में अच्छे होते हैं, और फ्रेंड इसी तरह अलग अलग तरह की क्षमताएं वाले बालक होते हैं कक्षा में। तो फ्रेंड्स, आवश्यक है आप ये भी जानें क्या उसकी क्षमताएं हैं, क्या वो ग्रहण कर सकता है और क्या ही वो ग्रहण करना चाहता है, यानी उसकी रुचि और क्षमताएं दोनों का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि बालक जिस वातावरण में पढ़ रहा हो वो वातावरण उसके पढ़ाई के अनुकूल हो। ऐसा ना हो कि आप एक कक्षा में बालक को पढ़ा रहे हैं और बाहर किसी प्रकार का शोर हो जो बच्चे को डिस्टर्ब करे। तो फ्रेंड्स, इस तरह का माहौल ना हो कि बच्चा उस पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए। ये बात का ध्यान रखना भी एक अध्यापक का कार्य है। और फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ बातें और बताई गई जो इस प्रकार हैं। अधिकतम अधिगम अनुभव। फ्रेंड्स, ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में बहुत सी बातें ऐसी समझाई, जिनमें सबसे पहली बात उन्होंने कही कि बालक को पढ़ाने के सबसे अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए, यानी उसे अधिक से अधिक ऐसे मौके दिए जाने चाहिए जिसमें वो पढ़ने के ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर सके। यानी जैसे अब उन्हें खेल में, पढ़ाई में, कक्षा में या किसी नाटक के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सके उतने अनुभव उन्हें प्रदान किए जाएं, समय उन्हें दिया जाए ताकि वो अपनी समझ विकसित कर सकें। इसके बाद अधिगम बोध विकास। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि उनमें पढ़ने की एक समझ विकसित हो। ऐसा ना हो कि कक्षा में अध्यापक ने उन्हें कुछ भी पढ़ा दिया और उन्हें समझ में कुछ भी ना आए। ये आवश्यक है कि एक अध्यापक द्वारा बालक को कक्षा में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे वो समझ में आए, वो उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सके। उसके बाद विषय प्रस्तुति वास्तविक और उपयोगी रूप में। फ्रेंड्स, ये आवश्यक है क्योंकि बालक अपनी उन्हीं बातों को ध्यान रखता है जो उसके वास्तविक लगे, यानी रियल लगे या उसके लिए उपयोगी हो। तो एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वो बच्चे को जो भी पढ़ाए वो उसको रियल लगे और उसके जीवन से रिलेटेड हो। इसके बाद अधिगम में पुनर्बलन। फ्रेंड्स, पुनर्बलन से तात्पर्य है कि बालक को समय समय पर रिवॉर्ड या पनिशमेंट, ऐसी चीज़ें मिलती रहनी चाहिए जिससे उसका जो अच्छा व्यवहार होगा वो अवार्ड यानी इनाम मिलने से पुनर्बलित होगा, यानी वो दोबारा उस कार्य को करेगा। और अगर उसका कार्य बुरा है, बेकार है, तो फ्रेंड्स दंड मिलने से वो कार्य वहीं की वहीं रुक जाएगा, वो दोबारा उस कार्य को नहीं करेगा। इसके बाद सोचने की उच्च क्षमता।
फ्रेंड्स, ये भी ज़रूरी है कि एक बालक की थिंकिंग इतनी स्ट्रांग बनाई जाए कि वो कोई भी बात बहुत अच्छे से सोच सके। वो ये जान सके कि किस बात में हमें सोचना है, किस बात में हमें तर्क करना है और कौन सी बात ऐसी है जिसमें हम चर्चा कर सकें, यानी हर किसी भी बात को वो हर पहलू से समझ सके। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि हमने आज की वीडियो के द्वारा अपने टॉपिक को क्लियर कर पाए हों। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो के द्वारा कुछ भी कहना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। फ्रेंड्स, तो तब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।